Hello student, this is second video of class 8 history chapter 2. Topic in this video we cover are East India Company start trade in Bengal and how trade led to battle. The first English factory was set up on the bank of river Hooghly in 1651. This was the base from which the company traders known at that time as a factors operated. The factory had a warehouse where goods are exported were stored and it had offices where company officials sat. As trade expanded, the company persuaded merchants and the traders to come and settle near the factory. By 1696, it begins building a fort around the settlement. अब जो इंग्लिश ट्रेडर थे उन्होंने एक फैक्ट्री सेटअप कर ली 1651 में। फैक्ट्री क्या थी? ये एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर ट्रेडर्स जो थे, कंपनी के ट्रेडर्स, वो अपना क्या करते थे, जो एक्सपोर्ट करने वाला गुड्स थे उनको वो वेयर हाउस में रखते थे, मीन्स गोदाम बनाए हुए थे उस पे रखते थे। और जो कंपनी के ट्रेडर्स थे उनको फैक्टर्स कहते थे, ट्रेडर्स को, और उस जगह को जहाँ पर वो गोदाम बनाए गए थे उसको कहते थे फैक्ट्री। अब वहाँ पर क्या है, कंपनी के लोग रहने लगे और पूरा कंपनी का ऑफिस वहाँ उन लोगों ने सेट कर दिया। अब ट्रेड जैसे जैसे एक्सपेंड होता रहा, व्यापार उनका बढ़ता रहा कंपनी का, तो वैसे वैसे कंपनी ने क्या कर दिया, जो मर्चेंट्स और ट्रेडर थे उनको राजी कर दिया, परसुडेट कर दिया कि वो वहाँ पर आए और वहाँ सेटल हो जाए फैक्ट्री के आसपास। और 1696 में उन्होंने क्या किया, बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, एक फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। जहाँ वो रह रहे थे उस जगह पे उन्होंने फोर्ट बनाना शुरू कर दिया, बिल्डिंग बनाकर एक किला जैसे किलाबंदी कर ली। 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company Jamidar rights over 3 villages. One of these was Calicut, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as it is known today. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue the Farman granting the company the right to trade duty free. अब 2 साल, उसके 2 साल बाद, 1696 के 2 साल बाद उन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी से रिश्वत देके, जो मुग़ल ऑफिसर्स थे उनको रिश्वत देके क्या किया कंपनी ने, वहाँ के उस एरिया के 3 गांव जो थे उनका जमींदार जो है, जमींदारी का अधिकार ले लिया। उनमें से एक गांव था कालीकट, जिसको आज हम क्या कहते हैं, कोलकाता कहते हैं। और इसी तरीके से उन्होंने औरंगजेब जो था मुग़ल एम्पेरियर, उसको राजी कर लिया कंपनी ने कि वो क्या करे, फरमान जारी कर दे जिससे कि उनकी कंपनी का जो ट्रेड हो वो क्या हो, ड्यूटी फ्री हो। इट मीन्स उन्हें उस ट्रेड के लिए कोई टैक्सेस ना देने पड़े, जबकि ट्रेड के लिए क्या था, टैक्सेस देने पड़ते थे। लेकिन उन्होंने एक फरमान जारी करवा दिया कि हमें कोई भी ट्रेड के लिए ट्रेड ड्यूटी नहीं देनी पड़े। The company tried continuously to press for more concession and manipulate existing privileges. अब कंपनी कोशिश करने लगी कि प्रेशर डालने लगी कि उनको और ज़्यादा कंसेशन मिल जाए, और वो चालाकी से जो विशेष अधिकार थे पुराने पहले के, उनको और ज़्यादा चालाकी से उनमें छूट लेने की कोशिश करने लगी। औरंगजेब्स फरमान, for instance, had granted the company only the rights to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. अब औरंगजेब ने तो क्या किया था, कंपनी का जो ट्रेड था उसी को ट्रेड को ड्यूटी फ्री किया था। लेकिन कंपनी के बहुत से ऑफिसर्स जो थे वो कंपनी के अलावा प्राइवेट से अपना ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, और वो क्या कर रहे थे, उस व्यापार के लिए उनको कोई ड्यूटी फ्री नहीं मिली हुई थी, केवल कंपनी के लिए मिली हुई थी, प्राइवेट ट्रेड के लिए नहीं मिली हुई थी। लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया कि हम
जो प्राइवेट हम ट्रेड कर रहे हैं उसका भी हम क्या करेंगे, उसको भी ड्यूटी फ्री रखेंगे। और इस तरीके से जो रेवेन्यू था उसमें बहुत, बंगाल के रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। रेवेन्यू होता है, किसको बोलते हैं रेवेन्यू, जो भूमि पर, जो लैंड पर हम लोग चार्ज लगाती है गवर्नमेंट, या उस समय के राजा महाराजा जो चार्ज लगाते थे, टैक्स लेते थे, उसको कहते हैं रेवेन्यू। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब किस तरीके से व्यापार जो है वो किस में बदल गया, युद्ध में बदल गया। किस तरीके से व्यापार जो है आगे चलकर उसके लिए लड़ाइयाँ होने लगी। थ्रू द अर्ली 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawab asserted their power and autonomy as other regional power were doing at that time. अब क्या हुआ, धीरे धीरे 18th सेंचुरी में कंपनी के और बंगाल के नवाब के बीच क्या होने लगा, डिस्प्यूट होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, मनमुटाव होने लगा उसका, और वो बढ़ता चला गया। जैसे कि हमें पता है औरंगजेब जो था लास्ट जो पावरफुल मुगल एम्पेरियर था, उसके बाद जो उसके आगे वाले सक्सेसर आए वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। उस समय क्या हुआ, जो मुगल एम्पायर थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई। जो जब हमने पढ़ा था, सूबेदार थे, गवर्नर थे मुगल एम्पायर के, उन्होंने क्या किया, उसमें अपना अधिकार जमा लिया जो उनके पास था, और पावर को उन्होंने खुद को क्या कर लिया, अपनी ऑटोनॉमी कर लिया, मतलब स्वराज घोषित कर लिया। तो नवाब जो था बंगाल का, शुरू में जो नवाब था उस समय उनके बीच में और किसके बीच में, जो कंपनी थी उनके बीच में क्या होने लगा, मतभेद शुरू हो गए। मुर्शीद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दीन औला एज द नवाब ऑफ बंगाल। अब जो नवाब थे बंगाल के, पहले जो थे, सबसे पहला नवाब मुर्शीद कुली खान था, और उसके बाद अलीवर्दी खान आया, और फिर उसके बाद सिराजुद्दीन औला आए। ये जो थे नवाब थे बंगाल के, एक के बाद ये एक आते रहे। ईच वन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग रूलर, और ये जो नवाब थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे ये बंगाल के। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड, डिनाइड एनी राइट टू mint coins and stop it for extending its fortifications. अब इन जो नवाब थे इन्होंने क्या किया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग थे, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि कंपनी को कोई भी कंसेशन नहीं मिलेगा, कोई भी छूट नहीं दी जाएगी ट्रेड के लिए। और उन्होंने कंपनी से डिमांड करी कि उनको क्या किया जाए, बहुत बड़ी लार्ज ट्रिब्यूट दी जाए। ट्रिब्यूट होता है नजराना, जिसको हम कह सकते हैं गिफ्ट, ट्रेड चलाने के लिए। और उस समय कंपनी क्या करती थी, खुद के कॉइन जो थी जिस पे उनकी मोहर लगी रहती थी उसको चलाती थी। तो उन्होंने उसके लिए भी इनकार कर दिया नवाब ने कि ये नहीं चलेंगे। और इसी तरीके से अब आगे कंपनी अपना क्या करेगी, फोर्टिफिकेशन नहीं करेगी, मतलब अपने किलेबंदी जो कर रही थी उसको और ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी। इस सब के लिए उन्होंने, नवाब ने इनकार कर दिया। एक के बाद एक जो भी नवाब आए वो इनकार करते चले गए। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of Nawab. अब वो क्या करने लगे, उनको बोलने लगे कि वो उन्होंने कंपनी उनके साथ क्या कर रही है, डिसीट कर रही है, छल कर रही है। और वो क्या कर रही, जो नवाब है बंगाल की जो सरकार है, ठीक है, नवाब की, उसको वो क्या करी, उनको जो रेवेन्यू है, बहुत बड़ी अमाउंट का रेवेन्यू उनको मिलना चाहिए था बंगाल की सरकार को, वो कंपनी उससे वंचित रख रही है, उनको वो नहीं दे रही है। और क्या कर रही, अंडरमाइनिंग द ऑथोरिटी ऑफ नवाब। और इसी तरीके से जो नवाब की, जो वहाँ के नवाब हैं उनके अधिकार को क्या कर रही है, अनदेखा कर रही है, उनके प्रभाव को कम कर रही है, अनदेखा कर रही है। इट
was refusing to pay taxes, writing disrespectful letter and trying to humiliate the Nawab and its official। और कंपनी क्या कर रही है, रिफ्यूज़ कर रही है टैक्स देने के लिए। कंपनी ने मना करना शुरू कर दिया और लेटर लिखे गए जो कि क्या थे, डिसरिस्पेक्टफुल थे, कि मतलब जिस पे रिस्पेक्ट नहीं थी। बिल्कुल इस तरीके के लेटर उन्होंने कंपनी ने नवाब को लिखे और अपमान करने की कोशिश की, ह्यूमिलेट करने की, नवाब और उसके ऑफिसर्स का अपमान करने की कोशिश कर रही। द कंपनी ऑन इट parts declared that the unjust demand of the local official was ruining the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed। और ये तो नवाब कह रहे थे कि कंपनी हमारे कहना नहीं मान रही है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करी, हमारे ऑफिसर्स की रिस्पेक्ट नहीं करी। उधर जो कंपनी थी वो बोलने लग गई कि ये क्या है, उनकी अन्यायपूर्ण मांग है, जो वो मांग कर रहे रेवेन्यू की वो अन्यायपूर्ण है। कंपनी बोलने लग गई नवाब जो है ये गलत कर रहे हैं और इस वजह से हमारा जो कंपनी का ट्रेड है वो क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ड्यूटी को रिमूव नहीं किया गया, जो ट्रेड ड्यूटी थी, तो हमारा व्यापार ढंग से नहीं पनप पाएगा, ये कंपनी कहने लगी। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट बाय अप विलेजेस एंड rebuild इट्स फोर्ट। और वो कंपनी कहने लगी, इस चीज़ के लिए राज़ी करने लगी कि क्या हुआ, अगर वो उनको अपना ट्रेड एक्सपेंड करना है कंपनी को, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, लार्ज सेटलमेंट एरिया चाहिए और इसके लिए उन्हें गांव खरीदने पड़ेंगे और अपने किलों को बनाना पड़ेगा वापस से। तो कंपनी ये सारी चीज़ें मांग करने लगी। While by the early 19th century, British attitude to Indians were characterized more by pride and complacency than the self-flagellation. To quote historian Peter Marshall, criticism of EIC activities and their consequence, both intent and unintended, did not disappear entirely। अब जो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो कंपनी का व्यवहार था, उसका जो कंपनी का रवैया था इंडियंस के प्रति, उसको जो एक हिस्टोरियन थे पीटर मार्शल, उन्होंने उसकी निंदा करी कि जो इनकी एक्टिविटी है किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो क्या है, चाहे तो वो क्या कर रहे, अपनी आदत की वजह से कर रहे हैं या बिना किसी वजह से कर रहे हैं, मतलब एक जानबूझकर कर रहे हैं या बिना जाने कर रहे हैं, लेकिन वो उनका व्यवहार कैसा है, इस तरीके का है कि वो गर्व के साथ, घमंड के साथ जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए था कि नहीं, जो हमने गलती करी है उसको मानना चाहिए था, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं मान रही। उनका मानना था जो भी हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये बात कही थी हिस्टोरियन पीटर मार्शल ने कि कंपनी जो है जो कुछ भी कर रही है वो क्या है, चाहे वो मर्जी से कर रही है या बिना मर्जी के किसी वजह से हो रहा है, लेकिन वो गलत हो रहा है और कंपनी इस चीज़ को नहीं मान रही है। रादर दिस इश्यूज remains close to the surface of British public debate. They found expression through a range of issues, source and media, for example, through the vocal but short-lived activities of British India Society. अब क्या हुआ, इसके ऊपर बात की गई, ठीक है ना, इसके बहुत सारे जो ऐसी चीज़ें थी इस पे आवाज़ उठाई गई। किसने उठाई, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो थी उसने इसके ऊपर आवाज़ उठाई। Nor did the Indian population simply meekly acquiesce to East India Company dominance. Dispossessed Indian rulers sent numerous delegations to London to protest mistreatment and breach of treaties on the part of EIC, while various forms of both direct and indirect resistance were endemic throughout the period. अब कुछ हिस्टोरियंस ने तो कहा था कि जो अंग्रेज़ों की नीति थी वो क्या थी, ठीक नहीं थी, जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चाह रही थी वो गलत था।
इसके साथ साथ जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो भी चुपचाप इस चीज़ को मानने के लिए राजी नहीं थी। उसने क्या किया, बहुत सारे जो इंडियंस रूलर थे जो बेदखल हो चुके थे, जिन्हें अपने शासन से हटा दिया गया था, उन लोगों ने डेलीगेशन लंदन भेजा, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मिस ट्रीटमेंट था, मतलब दुर्व्यवहार था वो, और उसके लिए तथा जो संध्या की गई थी, ट्रीटीज की गई थी, उसको भंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या किया, बहुत सारी चीज़ें भेजी, बहुत सारी कोशिश करी कि जिससे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। मतलब EIC जो है, उनका जो दुर्व्यवहार था, मिसट्रीटमेंट था, उन्होंने बहुत सारी संध्या की थी, उनको ख़त्म किया जा सके। Indeed, an historian Sir Christopher Bailey noted when the fighting that would ultimately bring out the end of East India Company broke out in 1857, the event was unique only in its scale. अब इसके बारे में जो था हिस्टोरियन थे सर क्रिस्टोफर बैरली, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया और धीरे धीरे जो ये लड़ाई थी, ये फाइटिंग थी, इसका नतीजा क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई 1857 में। इन द wake of uprising of 1857, often referred to the Britain as the Indian Mutiny and in India as the First War of Independence, observers in Britain were quick to critique the mistakes of East India Company. अब जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, जिसको ब्रिटिश ने तो क्या कहा, ब्रिटेन ने तो उसको कहा भारतीय विद्रोह का, म्यूटिनी कहा, जबकि इंडियंस ने, इंडिया में कहा गया ये पहली लड़ाई थी आज़ादी की। तो ऑब्जर्वर ने, जो कई लोग थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था, उन्होंने ये कहा कि ये ब्रिटेन की जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटेन की, उसकी ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, उन्होंने इस चीज़ की आलोचना करी। Yet the ship have already sailed when the uprising had been suppressed with great brutality and loss of life on both sides. Control of India passed from the East India Company to the Crown, answering the period of high imperialism in India epitomized by the Raj. अब ये गलती थी, लेकिन क्या था, कहते हैं कि पानी सर से ऊपर चला गया था, तो उसको, उस आंदोलन को सप्रेस तो कर दिया, दबा तो गया, निर्दयता पूर्वक उसको दबा दिया गया, और उसमें बहुत सारी लाइफ दोनों ही साइड से क्या हुई, बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारों का जीवन ख़त्म हो गया, बहुत सारे लोग मरे। और जो इंडिया का कंट्रोल था वो किसके पास चला गया, क्राउन के पास। मतलब हम पहले किसके थे, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर जो राज कर रही थी, वो जाके कहाँ चला गया, ब्रिटेन जो है वो हमारे ऊपर राज करने लगा, वहाँ की रानी का शासन हमारे ऊपर हो गया, और इस तरीके से हम क्या हुए, इंडिया जो है साम्राज्यवाद की प्रतीक के रूप में एक क्या हो गया, क्राउन का, ब्रिटेन का गुलाम हो गए हम लोग। तो हमने इस तरीके से पढ़ा, अभी पूरे इसमें हमने इस वीडियो में पढ़ा कि किस तरीके से बंगाल में व्यापार करने आए थे। कमी किसकी थी, हमारे जो छोटे छोटे शासक थे, बढ़ चुके थे, उन्होंने चीट करके क्या किया, उनके ऑफिसर से चीट करके वहाँ अपने क्या बना लिए, किले बना लिए, ठीक है ना, ऐसे वेयर हाउस बना लिए। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पहले तो औरंगजेब से उन्होंने कहा था कि हम ट्रेड ड्यूटी नहीं देंगे, और धीरे धीरे वो ट्रेड ड्यूटी, जब दूसरे नवाब आए उनको क्या चाहिए थी, ट्रेड ड्यूटी चाहिए थी, वो मांग करने लगे कि हमें क्या चाहिए, हमें ट्रिब्यूट भी दो, क्योंकि तो उन्होंने इस सब चीज़ के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने मना कर दिया, और वो उनका कहना नहीं मानने लगे, उनके साथ मिसबिहेव करने लगे, उनकी कोई इज्जत नहीं करने लगे नवाबों की, और क्या करने लगे कि हमें क्या चाहिए, हमें और अपनी जगह चाहिए,
अपने किले बनाने के लिए चाहिए, जिसको नवाबों ने इनकार कर दिया। और इस तरीके से नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या होने लगा, डिस्प्यूट होने लगा, और धीरे धीरे किस में बदल गया, लड़ाई में हो गया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि आगे चलकर क्या हुआ, 1857 में पहला आज़ादी का आंदोलन जिसको कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में, वो हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी से हम लोग किसके अंडर चले गए, ब्रिटेन के अंदर हम लोग चले गए, मतलब हमारे ऊपर उनका शासन हो गया। तो स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।